नमस्कार सभी मित्रों को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं फिर से जो है पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जो है चर्चा करूंगा। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 मिनट और पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में आइए जानते हैं रोचक जानकारी। आइए, बात उन दिनों की है जब सारुंडा का युद्ध होने वाला था। तो उस समय जो है गजनी में युद्ध की तैयारी होने लगी थी और जल्द ही मोहम्मद गौरी अपने चुने हुए सरदारों के साथ और बहादुरों के साथ भारत की ओर चल पड़ा। ऐसा इतिहासकारों का मानना है, मत है कि लगभग 30 वर्ष तक मोहम्मद गौरी ने अलग अलग समय पर भारत पर आक्रमण किया था। और मैं जैसा कि पहले ही चर्चा कर चुका हूं इसके बारे में कि बहुत सारे मुसलमान राजाओं ने हालांकि भारत का कुछ भूभाग अपने हाथों में ले लिया, परंतु वे उसकी रक्षा नहीं कर सके थे और हिंदुओं ने फिर उन प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने भारत के उत्तरी देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उसने सन 1175 ईस्वी में सुल्तान पर अपना अधिकार जमाया। उसके बाद सन 1175 में अनहलवारा जीतकर 1182 तक लगभग सारे सिंधु देश पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद जब उन्होंने 1184 में जो है लाहौर और सियालकोट पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया, इसके बाद की घटना से जो है इस इसका विशेष संबंध है जो आगे मैं चर्चा करूंगा पृथ्वीराज चौहान जी के संबंध। जब पृथ्वीराज जी को यह समाचार मिला कि मोहम्मद गौरी की सेना जो है युद्ध के लिए चल पड़ा है, तो पृथ्वीराज जी भी उसके आक्रमण को रोकने के लिए तैयार। उन्होंने अपने सामंत केमास, कनह चंद, कुंडीर आदि को बुलाकर सारा समाचार जो है उन्होंने आदि को बुलाकर सारा समाचार जो है सुनाया और सबकी यही सलाह थी कि आगे बढ़कर मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया जाए। इस विचार के अनुसार पृथ्वीराज अपने सेना के साथ सारुंडा की ओर चल और मीर हुसैन जो कि शरणार्थी बनकर पृथ्वीराज जी के ही साथ जो है उनके अधीन राज्य में रहता था। वो जब यह समाचार पता चला कि उसके ही कारण पृथ्वीराज पर यह नई मुसीबत आई है और मोहम्मद गौरी ने उनके देश पर आक्रमण कर दिया है, तब वह भी सेना इकट्ठी करके लगभग 1000 सैनिकों को साथ लेकर पृथ्वीराज की सहायता के लिए चल पड़े। रास्ते में ही पृथ्वीराज जी से उनका मुलाकात हो गई और फिर पृथ्वीराज को देखते ही उन्होंने मीर हुसैन ने उनसे कहा कि आज मेरे ही कारण जो है इस देश पर नई मुसीबत आई है। आपने मेरी असमय में मेरी रक्षा की थी, इसलिए आज मैं भी आपने कर्तव्य का पालन करूंगा, ऐसा मीर हुसैन ने पृथ्वीराज चौहान जी से कहा। जब मीर हुसैन की बात सुनकर उस समय पृथ्वीराज जी बहुत खुश हुए। अब दोनों की सम्मिलित सेना आगे बढ़ती हुई सारंडा नामक स्थान तक जा पहुंची और वहीं पर पड़ाव उस दिन डाल दिया। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के दूतों ने यह समाचार मोहम्मद गौरी को सुनाया, तो पृथ्वीराज के आगे बढ़ने का समाचार सुनते ही वह भी जल्दी से तैयार हो और तैयार होकर आगे बढ़कर सारोडा जा पहुंचे। जिस समय पृथ्वीराज के मंत्री केमास को यह समाचार मिला, उस समय रात बीतने ही वाली थी। उसने तुरंत ही यह समाचार जो है पृथ्वीराज जी को भेजा।
पृथ्वीराज जी की सेना जो है तुरंत तैयार होकर जय हर बोलती हुई आगे बढ़ी। जब सेना के आगे बढ़ने का समाचार सुनकर मोहम्मद गौरी को पता चला, तो मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटकर पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण। पृथ्वीराज ने यादव राय, महनसी, बलराम, गुजर आदि को मीर हुसैन की सहायता के लिए जो है उनको करने के लिए आज्ञा दी। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के सेनापति तातर खां तथा मीर हुसैन का आमना सामना हो गया। मीर हुसैन के पास 1,000 तथा तातर खां के पास 7,000 सवार। दोनों में भयानक युद्ध हुआ और अंत में तातर खां की सेना भाग गई। 5,000 वीरों के साथ तातर खां मारा गया और 300 मुसलमान तथा 200 हिंदुओं के साथ मीर हुसैन भी मारा गया। उसका जो है जब तातर खां को पराजित होते देखकर खुरासान खां आगे बढ़ा। उसका चामुंड राय से सामना हो गया और वह भी चामुंड राय के हाथों मारा गया। उसकी सेना भागकर बादशाह की सेना से जाकर जाकर मिल गई और उसके बाद इधर खुसर खां के मरते ही पृथ्वीराज की सेना ने बहुत तेजी से आक्रमण कर दिया। मुसलमानों के पैर उखड़ चले और वे भागने लगे। पृथ्वीराज की सेना उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ी। उस समय शहाबुद्दीन फिर से लड़ने के लिए भागती हुई सेना को एक जगह खड़ा करने लगा। उसी समय मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के सैनिकों ने घेर कर पकड़ लिया। जब घेर कर पकड़ लिया तो इस बारे में कहना है कि इस युद्ध में सुल्तान मोहम्मद गौरी की ओर से 20,000 सैनिक तथा बहुत सारे सरदार मारे गए। पृथ्वीराज के 1,300 सिपाही तथा 5 जो है 5,000 सरदार, ठीक है, क्षमा कीजिए, हाँ, 1,300 सिपाही तथा 5 सरदार, 500 नहीं 5 सरदार जो है मारे। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 5 दिनों तक बहुत सम्मान से अपने यहाँ रखा। तो 5वें दिन उसे मीर हुसैन के पुत्र को सौंपकर भारत पर दोबारा आक्रमण न करने की कसम देकर उसे छोड़ दिया। इधर इधर मीर हुसैन की मृत्यु का समाचार सुनकर जो उसकी चित्ररेखा थी वैश्या, उसके सब के साथ जीवित ही कब्र में दफन। इस तरह सारुंडा का युद्ध समाप्त। अब आइए आप बात करते हैं जो है अब्बू की लड़ाई। आइए जानते हैं कि अब्बू की लड़ाई में क्या हुआ। कहते हैं कि क्षत्रियों के धर्म के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं किया था। फिर भी हार जाने के कारण मोहम्मद गौरी का जो अपमान हुआ था वह समय बीत जाने पर भी भूल नहीं सका। उसे केवल पृथ्वीराज से बदला लेने की धुन सवार थी। इसलिए एक दिन जब उसने पृथ्वीराज जो है लट्टू वन में शिकार खेलने गए हैं, तब उसने उस स्थान पर भी आक्रमण कर दिया। परंतु इस बार भी वो मोहम्मद गौरी को हार मिली। हमेशा भारत की रक्षा का भार क्षत्र जाति पर था। जिस समय जो है उस समय भी क्षत्र जाति ही भारत की रक्षा करती थी। ठीक है। तब गुजरात का राजा भोला राय भीमदेव वास्तव में बहुत पराक्रमी राजा था। उसने अपने राज्य का शासन इतनी अच्छी तरीके से चलाते थे कि उस समय के अच्छे अच्छे राजा जो है उसकी धाक मानते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय के वह बहुत प्रतापी राजा थे और उसका बहुत सम्मान था।
उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की सहेलियों से चंद्रावती के राजा सलख की कन्या छन कुमारी के रूप गुण की बहुत प्रशंसा सुनी, और वह उस पर ऐसा लट्टू हुआ, ऐसा आसक्त हुआ कि अपना राजकाज भूल गया। उसने राजा सलख को अपनी कन्या देने के लिए पत्र लिखा। उसने पत्र में इस तरह घमंड से भरा शब्द लिखे कि राजा सलख ने उसे अपमानजनक समझकर और समझा, ठीक है, और समझकर राजा सलख ने नम्र शब्दों में उस प्रधान का जो जो पत्र लेकर आया था, यह उसके उत्तर में यह लिखा कि मैं इच्छन कुमारी का विवाह पृथ्वीराज से करने का वचन दे चुका हूँ, इसीलिए भीमदेव को इस बारे में अब जिद नहीं करनी चाहिए। इस पर उस प्रधान ने जो दूत बनकर आया था, समाचार लेकर आया था, पत्र लेकर आया था, तो इस पर उस प्रधान ने भीम जो है भीमदेव का कुछ पक्ष लिया, और बात यहां तक बढ़ गई, बात ही बात में बात बढ़ गई, ठीक है। और राजा सलख ने भी बहुत सारे ऐसी बातें कह दी जो भीमदेव के लिए अपमान सूचक थे। और राजा सलख ने भी अपने पुत्र जैतसी से भी इस बारे में सलाह ली, और उसकी भी यही सलाह थी कि जब पृथ्वीराज से इच्छन कुमारी का विवाह होना निश्चित हो चुका है, तब उसे बदलने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, भीमदेव का प्रधान राजा सलख को बहुत डरा धमका कर चला गया। अब क्या होता है कि उसके जाते ही राजा सलख ने सारा समाचार सोमेश्वर जी जो है पत्र लिख के पहुंचवा दिया, जो कि पृथ्वीराज जी के पिता थे। उसमें भीमदेव के मंत्री अमर सिंह से जो बात हुई थी वह भी लिख दी, और साथ में यह भी लिख दिया कि विवाह बहुत जल्द ही होनी चाहिए। इस समय पृथ्वीराज जी दिल्ली में थे, तो यह समाचार सुनकर वे अपनी सेना लेकर इच्छन कुमारी से विवाह करने के लिए चले। जब भीमदेव को यह हाल इस समाचार का पता चला, तो वह और आग बबूला हो गया, और उसने एक पत्र लिखकर पृथ्वीराज जी को समझाना चाहा कि सलख मेरा शत्रु है, तुम उसका पक्ष ना। इधर तो उसने पृथ्वीराज को यह पत्र लिखा, और उधर उसने अपने अधीनस्थ राजाओं को अपने साथ लेकर आबू पर दक्षिण की ओर से आक्रमण। राजा सलग पहले से ही सावधान, उसने आक्रमण को रोका। बहुत देर तक युद्ध हुआ, और अंत में अपनी कई सरदारों के साथ पावर सलख मारा, और आबू पर भोलाराय भीमदेव का अधिकार। अब अबू पर आबू आबू पर अधिकार करके भीमदेव अपने राज्य में लौट गया। इस समय वह पृथ्वीराज की बढ़ती हुई कीर्ति को देख देख कर ईर्ष्या से जल रहा। वह नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज जो है की उन्नति हो, इसलिए उसने अपने राज्य पटनपुर में जाकर मोहम्मद गौरी के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि यदि आप सहायता देना स्वीकार करें, मैं नागौर को घेरता हूँ, आप दिल्ली को घेरिए, एक साथ ही हम लोग जो है अपना काम बना लेंगे। उस समय पत्र में उसे धन संपत्ति की ओर से अपनी अनिच्छा दिखाते हुए एकमात्र इच्छन कुमारी के लिए यह युद्ध करना। उसका मकवान नामा के एक सरदार पत्र लेकर मोहम्मद गौरी के पास गया। मकवान ने गजनी जाकर मोहम्मद गौरी से मुलाकात की, परंतु पृथ्वीराज से हार जाने के कारण मोहम्मद गौरी का मिजाज बदल गया। वह ना जाने क्यों सोचकर उस समय जो है भीमदेव को खराब बातें कहने लगा,
अंत में उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं स्वयं पृथ्वीराज से बदला लूंगा, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं काफिर भीमदेव को भी देखूंगा, वह कितनी ताकत रखता है। मकवान ने भी भीमदेव की बहुत प्रशंसा की। बातों ही बातों में बात बढ़ गई और अंत में मकवान भी वही मारा गया। और जब यह समाचार भीमदेव के पास पहुंचा, तब उसके पश्चाताप की सीमा ही नहीं रही। जिस लोभ के वश में होकर उसने यह अन्याय किया था, वह इच्छा भी पूरी नहीं। अपमान हुआ और उसका प्रिय सरदार भी मारा। इस प्रकार अपने पाप का प्रायश्चित भोग कर खिसियानी बिल्ली के समान वह गजनी पर ही आक्रमण करने को तैयारी करने लगा। परंतु जैसे ही वह चलने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही किले में बहुत भयानक आग लग गई और इसे अपशकुन समझकर वह अपनी हार के डर से चुपचाप बैठ गया। उस समय जब पृथ्वीराज जी नागौर में थे, उन्होंने भी यह समाचार सुना और यह भी सुना कि मोहम्मद गौरी जल्द ही इसीलिए आक्रमण करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना तैयारी जो करनी शुरू कर दी, क्योंकि इस समय दो दो शत्रुओं से सामना करने का अवसर आ गया। उन्होंने अपने नाना को लिखकर दिल्ली से 4,000 सैनिक और भी बुलवा लिए और इस तरह 12,000 सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करके वह चुपचाप बैठकर शत्रु का इंतजार करने लगा, इच्छा करने लगा। धीरे धीरे समय आ पहुंचा जब मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ फिर से सारुंडा आ पहुंचा। पृथ्वीराज ने अपने सारे सामंत को इकट्ठा करके इस बात पर विचार करने लगा कि इन दोनों शत्रुओं को किस प्रकार सामना किया जाना चाहिए। तो उसमें चामुंड राय, जेतब राय, देव राय, बगरी और सरदारों ने युद्ध के बारे में अपनी अपनी राय दी। उसी समय लोहाना आजानु बाहो भी अपनी 5,000 सेना के साथ वहां आ पहुंचा। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को दो भाग कर एक भाग का सेनापति चामुंडराय तथा केमास को नियुक्त किया और दूसरे भाग का सेनापति वह खुद बन गया। इस तरह दोनों शत्रुओं का रास्ता रोकने के लिए सेना तैयार है। केमास और भोला राय को भीमदेव के मुकाबले के लिए उसने नागौर को में छोड़ दिया और खुद अपनी सेना लेकर सारुंडा की ओर मोहम्मद गौरी से युद्ध करने के लिए चल दिया। जब जब जो है इस समय कहते हैं, उस समय बहुत ही भयानक समय था भारत। विदेशी शत्रु हमेशा आक्रमण करने के लिए तत्पर रहते थे और इस ताक में बैठे रहते थे कि भारत देश को कैसे लूटा जाए। और इस देश की रक्षक क्षत्रिय जाति अपनी विलास वासना पूरी करने के चक्कर में आपस में ही लड़ रहे। हालांकि भोला राय भीमदेव पृथ्वीराज से युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, फिर भी उसके बहुत सारे सरदारों ने यह सलाह दी थी कि पृथ्वीराज से संधि कर ली जाए तथा राजा सनक से भी युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। परंतु भीमदेव ने अपने मंत्रियों की सलाह पर इस समय बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और युद्ध के लिए आज्ञा दे। भीमदेव का अमर सिंह नामक एक जैनी मंत्री था और जो है वह बहुत बड़ा तांत्रिक था। अपने तंत्र बल से भीमदेव को अपने बस में ही कर रखा। साथ ही साथ इस बार के युद्ध में वह केमास को भी अपने बस में करना चाहता था। अमर सिंह की चाल उस समय काम कर गई। उसने लाले नामक खत्री की रूपवती कन्या केमास के पास भेजी। केमास उस कन्या पर ऐसा मोहित हुआ कि अपने राजा तथा कर्तव्य को भूल गया, जिससे नागौर पर भीमदेव का अधिकार हो गया। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा, तब कनह, चामुंडराय, चंद कुंडीर आदि नागौर गए।
इनके बहुत समझाने पर केमास की मोह निद्रा टूटी। उसने अपनी तथा इन सरदारों के साथ आई हुई सेना लेकर बहुत तेजी से भीमदेव की सेना पर आक्रमण। भीमदेव की सेना हार गई। वरदई मत के अनुसार कहते हैं कि यह युद्ध आनंद विक्रम संवत 1144 के अष्टमी को आधी रात के समय हुआ। इसमें दोनों ओर से 16,000 सैनिक मारे गए। 13,000 भीमदेव की ओर से तथा 3,000 केमास की ओर से। आबू पर फिर से पृथ्वीराज का अधिकार हो गया। जेतसी प्रसाद को वहां का सरदार नियुक्त किया गया। अब एक और युद्ध के बारे में हम आपको चर्चा करते बताते हैं। अब युद्ध ऐसा है कि जिस समय केमास से भीमदेव की सेना जूझ रही थी, ठीक उसी समय मोहम्मद गौरी भी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता चला आ रहा था। पृथ्वीराज को यह समाचार पहले से ही पता था और इसलिए उन्होंने अपना एक दूत भी भेद जानने के लिए भेज दिया था। दूत ने मोहम्मद गौरी की सेना का पता लगाकर पृथ्वीराज को समाचार दिया कि इस बार मोहम्मद गौरी 3 लाख सेना लेकर आ रहा है। इसके साथ खच्चर, काबुली, कश्मीरी, हौसी आदि बहुत तरह की सेना। हालांकि जब गौरी को इस बार एक बड़ी सेना लेकर जब मोहम्मद गौरी ने एक बड़ी सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया था, परंतु पृथ्वीराज के पास उतनी सेना नहीं थी। इस बार का युद्ध बहुत ही भयानक। पृथ्वीराज को केवल 15,000 सेना लेकर 3 लाख यवन सैनिकों का सामना करना पड़ा। यह युद्ध भी सारुंडा के पास ही हुआ था। जिस समय शहाबुद्दीन को यह पता चला, शहाबुद्दीन ने मोहम्मद गौरी कि पृथ्वीराज के पास बहुत कम सेना है, तो वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी खुरासानी सेना को आक्रमण करने की आज्ञा दी। इस आक्रमण को बचाने के लिए लोहाना आजान बाहु आगे बढ़ा। लोहाना की वीरता ने खुरासानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। जैतसी सेना के झंडों की रक्षा पर नियुक्ति था। राम राय बड़गुजर यवन की सेना से जूझ रहे थे और इस समय थोड़ी सी सेना ने ही विचित्र काम कर दिखाया। कन्ना चौहान भी इस समय नागौर से जो है वापस आ पहुंचा और उसकी वीरता देखकर मुसलमान हताश हो गए। बहुत भयानक युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना यवन दल को छिन्न भिन्न करते हुए लगातार मोहम्मद गौरी की ओर बढ़ने लगी। यह देख मोहम्मद गौरी घोड़ों को छोड़ हाथी पर सवार हो गए और दूसरे तरफ वीर मोहम्मद दूसरे जो उनके सरदार उनकी सेना थी मोहम्मद गौरी को चारों ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगी। अब राजपूत जो होते हैं वो वीर जवान, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते जब वो युद्ध कर रहे होते हैं। इसीलिए मोहम्मद गौरी को हाथी पर सवार देखते ही जैतसी अपनी सेना तेजी से लेकर गौरी की ओर बढ़ा। वह युद्ध करता हुआ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां से उसका निकलना संभव था। पृथ्वीराज ने उसकी हालत देखकर खुद स्वयं आगे बढ़कर उसकी रक्षा की। इस बार जैतसी ने ऐसे बहादुरी दिखाई, यवन सेना पीठ दिखाने को मजबूर हो गए और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हाथी छोड़ फिर घोड़े पर सवार होकर भागे। शहाबुद्दीन भी भागने में, परंतु जैतसी ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। शहाबुद्दीन यहाँ पे मोहम्मद गौरी है और कहते हैं संवत 1936 माघ सुदी 6 को शहाबुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी को पकड़कर फिर से बंदी बना लिया। अब हेमंत ऋतु के अंत में संवत 1936 चैत्र बदी 6 को इन झगड़ों से निश्चिंत होकर पृथ्वीराज ने इच्छन कुमारी से विवाह किया और इसी खुशी के उपलक्ष्य में कुछ धन लेकर फिर से मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया।
मोहम्मद गौरी को छोड़कर पृथ्वीराज फिर से निश्चिंत होकर अपने राज्य शासन में लग गए। चंद बरदाई का कहना है कि जब पृथ्वीराज ने एक साल इक्षण कुमारी के साथ आनंद में ही बिता दिया, तो परंतु स्त्रियों के संबंध में जैसे जैसे जो है पृथ्वीराज की इच्छा पूरी होती जाती थी, वैसे वैसे इनकी इच्छा बढ़ती जाती। तो इसीलिए एक साल बाद ही इक्षण कुमारी से पृथ्वीराज की तृप्ति हो गई और उसे दूसरे की जरूरत होने लगी। उसने सुना था कि चंद कुलीन की कन्या बहुत रूपवती है, वे अब उसकी ओर झुकने लगे। उन्होंने चंद कुलीन के सामने प्रस्ताव रखा, तो उसने यह प्रस्ताव शहर से ही मान लिया, नहीं तो इसके लिए भी 2-4 हजार मनुष्य की जाने जाती। सो विषयों में आसक्त पुरुष की जितनी इच्छा पूरी होती जाती है, उसकी विषय वासना भी उतनी ही बढ़ती जाती है। इधर चंद पुरीण की कन्या से विवाह हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि केमास की बहन पर उनकी नजर पड़ी। केमास के पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी दोनों कन्याओं की शादी उनसे करके अनगिनत मनुष्यों के जीवन की रक्षा की। उस समय के क्षत्रिय समाज की यही हालत कि भारतवर्ष के प्रधान राजा आपस के स्नेह बंधन को छोड़कर द्वेष को बढ़ गए। चौहान और सोलंकी में दुश्मनी थी, सोलंकी और मालवा के राजा में भी अनबन थी। इस तरह फूट लगातार बढ़ते ही जा रहे। भारतवर्ष के इतिहास पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह द्वेष केवल स्त्रियों के कारण ही उत्पन्न हुआ था। यदि उस समय राजा अपनी काम इच्छाओं को रोकते हुए और आदि अपनी बुरी वासनाओं का आश्रय ना देते, तो ना तो भीमदेव तथा राजा सलग के युद्ध में ही कई हजार मनुष्य मारे जाते, ना पृथ्वीराज तथा अन्य राजाओं में इतनी बार युद्ध होता, और ना भीमदेव तथा पृथ्वीराज की दुश्मनी भी लगातार। परंतु भारत का दुर्भाग्य था कि रक्षक ही भक्षक बन होता जा रहा था। अब आइए बात करते हैं दिल्ली की प्राप्ति। पृथ्वीराज जी को दिल्ली का राज सिंहासन कैसे मिला, इसके बारे में मैं चर्चा। कहते हैं कि जिस समय पृथ्वीराज जी के पिता सोमेश्वर जी चौहान अजमेर में राज करते थे, उस समय दिल्ली का शासन तोमर वंश के राजा अनंगपाल के हाथ में था। प्रथम अनंगपाल द्वारा दिल्ली में तोमर वंश स्थापित हुआ और उस समय से लेकर दूसरे अनंगपाल के बीच लगभग 20 राजाओं ने दिल्ली में शासन। पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल तोमर वंश के अंतिम अनंगपाल। दिल्ली के शासन में बहुत उलटफेर होते होते अंत में शासन इनके हाथ में आया, और उस समय दिल्ली ने फिर नया वेश धारण करके अपनी प्रतिभा दिखाई। राजा आनंदपाल के शासन काल की किसी विशेष घटना का पता तो नहीं चलता है, लेकिन उनके दिल्ली बसाने की किसी जो है समय की कहानी पहले में बता चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ। परंतु विचार एक बार कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली बसाने वाले प्रथम अनंगपाल थे, और जो एक रासो है जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में लिखा है, जो है उनमें उन्होंने भरम वर्ष जो है दूसरे का अनंगपाल नाम लिखा है। परंतु राजा अनंगपाल की दो कन्याएं थी, एक का विवाह सोमेश्वर जी से तथा दूसरे का कन्नौज के राजा जयचंद के पिता से। कुछ ऐतिहासिक कारणों का मत है कि पृथ्वीराज के दादा विशलदेव जी ने दिल्ली पर एक बार आक्रमण किया था। राजा आनंदपाल हार गए थे और उन्होंने अपनी छोटी पुत्री की शादी विशलदेव जी के पुत्र सोमेश्वर जी से कर दी। इस विवाह बंधन से दोनों राज्य दुश्मनी कर मित्रता के बंधन में बंध गए। उसके बाद की घटनाओं का जो है
इस पृथ्वीराज जी के जीवन से संबंध है। आइए उस बारे में चर्चा करें। कहते हैं कि उस समय अनंगपाल तथा सोमेश्वर में घनिष्ठ प्रेम, और पृथ्वीराज कभी अजमेर में रहते थे, कभी दिल्ली में। राजा अनंगपाल बचपन से ही उनके गुणों पर मुग्ध थे और जानते थे कि भविष्य में यह एक होनहार मनुष्य होगा। इसीलिए जब वे बूढ़े हो गए और उन्होंने जो है इस संसार से एक प्रकार से विरक्त होकर पृथ्वीराज को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, तो इसी विचार के अनुसार उन्होंने पृथ्वीराज को इस बात की सूचना देकर अजमेर से बुला लिया। क्षमा कीजिएगा। जिस समय दूत का यह पत्र लेकर जो है अजमेर गया दूत, उस समय पृथ्वीराज तथा सोमेश्वर जी दोनों खुश हुए, परंतु साथ ही साथ इस राज्य प्राप्ति में एक बड़ा झगड़ा जो है खड़ा हो जाने का डर भी इसलिए था कि जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, वो उनके उसके कारण, तो ये क्या था कि इस विषय पर झगड़ा खड़ा ना हो, इसीलिए विशेष चर्चा जो है और विशेष विचार की जरूरत आ गई थी। तो पृथ्वीराज ने अपने सारे सामंतों को इकट्ठा कर के सभा में अनंगपाल का पत्र जो है फिर से पढ़ा गया और उस पर विचार होने लगा। सबसे अधिक विचार करने की बात यह थी कि हालांकि राजा अनंगपाल पृथ्वीराज को दिल्ली का शासन भार तो दे रहे, परंतु उसका प्राकृतिक उत्तराधिकारी उनका बड़ा नाती कन्नौज का राजा जयचंद था। राज जयचंद को ना मिलकर पृथ्वीराज को मिल रहा, जिससे आपस में एक भयानक दुश्मनी होने की संभावना दिखाई दे रही। यदि विचार किया जाए तो यह मानना पड़ेगा कि भारत में हिंदू स्वतंत्रता सूर्य के अस्त होने के कारणों में पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन प्राप्त होना भी एक कारण था। कहते हैं ना कि जैसी होनी होती है वैसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, कि अनुसार ना तो राजा अनंगपाल ने इस बात पर कुछ विचार किया और ना पृथ्वीराज या सोमेश्वर जी अथवा अन्य सामंतों ने। इन सब ने राजा अनंगपाल से अचानक ही प्राप्त हुए होते हुए इस राज्य पर अपना अधिकार जमाना ही कर्तव्य समझा और इसी अनुसार पत्र भी लिख दिया। कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज बहुत ठाठ बाट से अपने वीरों तथा सामंतों को लेकर दिल्ली की ओर चल दिए। पृथ्वीराज के दिल्ली पहुंचते ही उत्सव मनाया जाने लगा और संवत 1138 मार्गशीर्ष शुक्ल 5 गुरुवार को पृथ्वीराज दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठ गए। दूसरे दिन दिल्ली तथा अजमेर की संयुक्त सेना के बीच बहुत धूमधाम से पृथ्वीराज की सवारी निकली और शाम के समय दरबार लगा। पृथ्वीराज राजगद्दी पर विराजमान हुए। दोनों राज्यों के प्रधान कर्मचारियों ने दरबार में आकर बधाई दी और भेंट दिए। दूसरे दिन अनंगपाल सबसे विदा लेकर अपनी धर्म पत्नी सहित बद्री का आश्रम के लिए चल, और पृथ्वीराज नीति तथा न्याय पूर्वक दिल्ली का राज्य का शासन करने। अब यहां से जो है माधव भट्ट है ना, उसके बारे में चर्चा। माधव भट्ट कौन है और पृथ्वीराज से के जीवनी से इसका क्या संबंध है, आइए चर्चा। कहते हैं कि पृथ्वीराज जी के नाना अनंगपाल पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन सौंप कर बद्री का आश्रम तपस्या करने चले तो गए, परंतु साथ ही भारतीय राजा तथा मोहम्मद गौरी के दिल में द्वेष की आग और भी जला गया।
कहते हैं भीमदेव मोहम्मद गौरी तथा कई अन्य भारतीय राजा पृथ्वीराज की उन्नति देखकर ईर्ष्या से जल रहे। अब दिल्ली प्राप्त होने के समाचार ने इनकी ईर्ष्या की आग में घी डालने के साथ ही साथ एक नया और जबरदस्त विरोध भी खड़ा कर दिया। दिल्ली के राजा और राज सिंहासन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी कन्नौज का बलवान राजा जयचंद था। जिस समय जयचंद को यह समाचार मिला कि राजा आनंद खान ने पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन दे दिया है, उस समय वह गुस्से से परेशान हो उठा। हालांकि उसने उस समय अपनी इच्छा को पूरी करने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु यह आग धीरे धीरे अंदर ही अंदर धधकती रही और इसी का यह भयानक फल हुआ कि भारत हमेशा के लिए पराधीनता की बेड़ी में जकड़ गया। आइए कैसे जकड़ा गया उस पर चर्चा करें। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी हमेशा पृथ्वीराज से अपने अपमान का बदला चुकाने की में लगा रहे। उसने पृथ्वीराज से युद्ध करके उसकी ताकत की परीक्षा ली थी और अच्छी तरह समझ गया था कि आमने सामने युद्ध में उससे पार पाना आसान काम नहीं। इसीलिए अब उसने छल से अपना काम निकलवाना निश्चय। उसने माधव भट्ट नामक एक ऐसे मनुष्य जो कि बहुत चतुर, बुद्धिमान तथा कई भाषाओं का पंडित था, पृथ्वीराज का भेद लेने के लिए भारत में भेजा। माधव ने दिल्ली में आकर अपनी विद्वता तथा बुद्धिमानी का अच्छा परिचय दिया और थोड़े ही दिनों में वह पृथ्वीराज के दरबार के बहुत सारे सभासदों तथा सामंतों का प्रिय बन गया। पृथ्वीराज के दरबार में धर्मायन नामक एक कायस्थ था, जिसको माधव ने अपने कौशल जाल में फंसा लिया। इसी धर्मायन के द्वारा माधव बहुत सारी बातें पता चली तथा इसी के द्वारा वह पृथ्वीराज के पास तक पहुंचकर उनका भी कृपा पात्र बन सका। राजा की कृपा देखकर अन्य मनुष्य भी उसे आदर की नजर से देखने, जिसके कारण थोड़े ही दिनों में उसने पृथ्वीराज की राजनीतिक तथा व्यवहारिक चालों का पूरा भेद जान लिया और अन्य सामंतों, राज्य कर्मचारियों तथा प्रजा आदि के सारे समाचार इकट्ठा करके पृथ्वीराज से विदा लेकर गजनी की ओर चल। किसी को नहीं पता चला कि अब कहां से आया और किस उद्देश्य से आया था। उसने गजनी जाकर पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन मिलने से लेकर अंत तक की सारी घटनाएं, उसका व्यवहार तथा सेना आदि के सारे समाचार पढ़े। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए वैभव का समाचार सुनकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और भी जल उठा और मन ही मन सोचने लगा कि जब केवल अजमेर का राज्य उसके हाथ में था तब तो पृथ्वीराज को हम हरा नहीं पाए, अब तो दो राज्यों के मिल जाने के कारण वह अजय हो। अब यह सोचने पर भी भारत पर उसकी ऐसी कुछ आसक्ति भरी नजर थी कि वह शांत नहीं रह सका। उसने अपने बड़े बड़े सरदारों को इकट्ठा करके दरबार लगाया। दरबार में माधव ने फिर से सारी बातें बताई। बहुत तर्क वितर्क और सोच विचार को यह निश्चित किया गया कि माधव हिंदू है, इसीलिए उसकी बात पर विश्वास न किया जाए। संभव है कि वह उन लोगों से मिलकर हम लोगों को धोखा दे रहा है। अब कोई दूसरा मनुष्य भेद लेने के लिए भेजा जाए। इसी विचार के अनुसार मोहम्मद खान फकीर के भेष में भेजा गया। धर्मायन ने पृथ्वीराज के शासन के सारे भेद उसे भी बता दिए। उसने भी वहां से आकर वही बातें कही जो माधव भाट ने जो है उसको बताया।
इसलिए मोहम्मद गौरी अब बहुत शंकित होकर अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा। उसके मंत्रियों ने पृथ्वीराज को जो है पृथ्वीराज को जरूर सराहा, परंतु धर्मायन के मिल जाने का उन्हें बहुत सहारा था। परंतु अब जो है प्रधानमंत्री, मोहम्मद गौरी के प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने फिर भारत पर आक्रमण करने की सलाह दी और कहा कि इस बार धर्मायन की सहायता से हम लोग जरूर जीत। दूसरे दिन फिर से सेना इकट्ठी होने लगी और कुछ ही दिनों बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। गजनी से चलकर वह 3 दिनों तक नारोल नामक स्थान में पड़ाव डाले रहा। यहाँ उसे अन्य जागीरदार तथा सरदार भी उससे आकर मिल गए और इस तरह एक बहुत बड़ी सेना लेकर वह पृथ्वीराज से सामना करने के लिए चल पड़ा। चंदरबाई के अनुसार इस बार मोहम्मद गौरी के पास 2 लाख सेना थी। मोहम्मद गौरी सिंध को पार कर चुका था। तब पृथ्वीराज को उसके आक्रमण का समाचार का पता चला। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री केमास को बुलाकर पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। केमास की यही सलाह थी कि उसे अपनी सीमा में नहीं आने देना चाहिए, आगे बढ़कर ही उसे दंड देना उचित है। केमास का यह मत सबने स्वीकार किया और जल्द ही पृथ्वीराज 70,000 सेना लेकर पानीपत नामक स्थान पर युद्ध के लिए जा पहुंचा। मोहम्मद गौरी की सेना भी लगातार बढ़ती चली आ रही। तुरंत ही दोनों दलों में सामना हो गया। दोनों ओर के वीर योद्धा अपने अपने स्वामियों की जयकार करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे थे। कनह ने एक बार फिर ऐसी वीरता दिखाई कि यवन सेना के पैर उखड़ गए, परंतु तुरंत ही मोहम्मद गौरी ने अपने सेना का साहस बढ़ाकर फिर युद्ध क्षेत्र में ला खड़ा किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। पृथ्वीराज तथा कनह ने बहुत सारे सेना को मार दिया और अंत में चामुंड राय ने मोहम्मद गौरी को कैद कर लिया। यह युद्ध संबंध 1138 वैशाख सुदी 10 को हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से भीम, भारवाह, श्यामदास, जसधवल, केसरी सिंह, रणवीर सोलंकी, सागरा खींची, महात्रा, हरि पमार, वीरध्वज, भीम सिंह बघेल, लखन सिंह आदि सामंत तथा सैनिक मारे गए तथा शहाबुद्दीन और मोहम्मद गौरी की ओर से शेर खान, सुल्तान खान, मरुमीर, मीर जहां, मीर जुम्मन, गजनी खान, मीर मोहम्मद, मीर फतेह जंग, हसन खान आदि 10 मुख्य सेनापति तथा 18,000 सैनिक मारे। पृथ्वीराज ने फिर 1 महीने तक शहाबुद्दीन को कैद रखा, मोहम्मद गौरी को कैद रखा और फिर सारा धन लेकर छोड़। अब एक चर्चा करते हैं इस पे, पृथा कुमार कौन था। इससे जो है पृथ्वीराज जी के जीवन से क्या संबंध, आइए जानते हैं। कहते हैं सोमेश्वर जी की पृथ्वीराज के अलावा पृथा नाम की एक पुत्री भी थी। जब पृथा कुमारी विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह चित्तौड़ के अधिपति वीरवर रावल समर सिंह के साथ निश्चित हुआ। वास्तव में समर सिंह एक विचित्र प्रतिभा संपन्न पुरुष थे। चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठने पर भी हमेशा तपस्वियों के वेश में रहते। महाकवि चंद ने भी अपने ग्रंथ में, जो रासो नामक ग्रंथ है, उसमें बहुत जगह पर समर सिंह का भी प्रशंसा की है। उनके विषय में लिखा है कि वे साहसी, धीर स्वभाव और लड़ाई में कुशल होने के साथ साथ धर्म प्रिय, सत्य प्रिय तथा शुद्ध चरित्र के थे। वे मृदुभाषी के थे और कभी किसी से कठोर व्यवहार नहीं। समर सिंह के इन गुणों के कारण गोहिलोत और चौहान जाति के सारे सैनिक सामंत उनकी बहुत भक्ति करते। इसी में चंद्रदाई ने मुक्ति कंठ उन्होंने जो लिखे हैं उसमें स्वीकार किया है कि इस महाकाव्य में जो शासन नीति है उसका अधिक भाग महाराजा समर सिंह के उपदेश पर आधारित। जिस समय पृथा कुमारी के विवाह के लिए दूत के साथ साथ कन्ह चौहान तथा पुरोहित गुरुग्राम वहां पहुंचे, उस समय समर सिंह
शेर के चमड़े पर बैठे। उनका शांत स्वभाव तथा वीरतापूर्ण वेश देखकर गुरुग्राम ने पृथा का विवाह से ही निश्चित किया और समर सिंह ने भी इस विवाह को सादर स्वीकार करके गुरुग्राम को बहुत पुरस्कार देना चाहा, परंतु उन्होंने कुछ नहीं लिया। इसके 1 महीने बाद पृथा कुमारी तथा समर सिंह का विवाह हो गया। पृथा कुमारी तथा समर सिंह ने जो बंधन बंधा, उसके साथ साथ उसी दिन से चौहान जाति से उनका स्नेह बंधन बन गया। यह उनके सारे जीवन में एक बार भी नहीं। समर सिंह के चरित्र बल, नीति बल, आचार बल तथा समर बल ने चौहानों की ताकत को और भी बढ़ा दिया। यह मणिकंचन का संयोग देख शत्रुओं की छातियां और दहल उठी और इसी समय से पृथ्वीराज तथा समर सिंह प्रत्येक विशाल युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे शत्रुओं को मारते हुए दिखाई देने लगे। अब एक और चर्चा करते हैं कि शशि वीरता। पृथा कुमारी का विवाह समर सिंह से हो जाने के कारण पृथ्वीराज को बहुत सहारा मिल गया था। समर सिंह के उदार नीति वाले विचारों के कारण उस समय चित्तौड़ तथा दिल्ली राज्यों में दिनों दिन घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी और इन दोनों राज्यों के शासक आपस में अभिन्न मित्र बन गए। रासो में लिखा है इस तरह से कि पृथ्वीराज को खट्टू वन में एक बड़ा खजाना हाथ लगा और इस खजाने को निकालने में समर सिंह ने पृथ्वीराज को बहुत सहायता दी थी। एक बार जब पृथ्वीराज दिल्ली से अजमेर जा रहे थे, तब रास्ते में वह खट्टू बन पड़ा जहाँ एक सुंदर तालाब था। उसी के किनारे एक मूर्ति बनी थी जिसके माथे पर लिखा था, सिर कटे धन संग्रह, सिर सजे धन जाए। जिसे देखकर पृथ्वीराज को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपने चतुर मंत्री केमास से इसका अर्थ पूछा। केमास विलक्षण और बुद्धिमान पुरुष थे। उन्होंने उसी समय अर्थ समझाते हुए कहा, इस स्थान पर एक बड़ा खजाना है, यदि आप उसे निकालना चाहे तो रावल समर सिंह जी को बुला लें। समर सिंह को बुलाने के 2 कारण। एक कारण तो यह था कि भोला राय भीमदेव ने उनसे अपनी दुश्मनी चुकाना चाहता था, इसीलिए उसको रोकने के लिए एक चतुर समर नीतिज्ञ पुरुष की जरूरत थी। दूसरे, मोहम्मद गौरी भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सो केमास के कहने के अनुसार उधर समर सिंह जी को बुलाने के लिए चंदीपुर चंद कुंडीर के साथ कई सामंत अनेक प्रकार से जो है उपहार, अनेक प्रकार के उपहार लेकर चित्तौड़ गए और इधर धर्मायन ने अपने विश्वास पात्र दूत के द्वारा मोहम्मद गौरी को समाचार भेजा कि पृथ्वीराज इस समय खट्टू वन में धन निकालने में लगे हुए हैं, इसलिए तुम अपने बदन अपमान का बदला चुका सकते, यही उचित अवसर है। चंद कुडीर की प्रार्थना के अनुसार रावल समर सिंह जी अपनी सेना के साथ आ पहुंचे और यह बात रासों में लिखा है कि उसी समय गजनी से मोहम्मद गौरी भी अपने चुने हुए सरदारों के साथ आ पहुंचे। उनके आने से पहले ही केमास की बुद्धिमानी के अनुसार प्रबंधन हो चुका था। नागौर में समर सिंह जी भी भीमदेव को रोकने के लिए जा पहुंचे और पृथ्वीराज भी आगे बढ़कर मोहम्मद गौरी को पहले हराकर बाद में धन निकालने में हाथ लगाना चाहे। इस बार नागौर के पास ही मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज का सामना हुआ। समर सिंह जी भी नागौर में थे, इसलिए उन्होंने भी सहायता दी और मोहम्मद गौरी अपने अनेक सवारों कर फिर कैद कर लिया गया। यह समाचार जब गजनी पहुंचा, तब वहां से मोहम्मद गौरी को वापस बुलाने के लिए दूत आया। इस दूत का नाम लोर कराय खत्री था। उसके बहुत प्रार्थना करने पर पृथ्वीराज ने श्रृंगार नामक एक बहुत बढ़िया हाथी और बहुत सारा धन तथा घोड़े लेकर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। इसके बाद धन निकालने का काम शुरू हुआ। इस बार पृथ्वीराज को एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। उसका आधा भाग उन्होंने समर सिंह को देना चाहा, परंतु उन्होंने खुद नहीं लेकर अपने पास से कुछ और भी मिलाकर सेना में बंटवा। अभी यह काम समाप्त ही हुआ था कि समर सिंह चित्तौड़ और पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे ही थे कि कुछ दिनों बाद
पृथ्वीराज को एक नट के मुंह से यह समाचार मालूम हुआ कि देवगिरी के राजा भान राय यादव की पुत्री शशि बिरता अनुपम सुंदरी रमणी है। भान राय अपनी पुत्री का विवाह जयचंद के भतीजे वीरचंद कमध्वज से करना चाहते, इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा जयचंद के पास टीका भी भिजवा दिया था। वह टीका लेकर कन्नौज गया, परंतु इधर शशि बिरता पृथ्वीराज की प्रशंसा सुनकर मन ही मन उन पर मुग्ध हो रहे थे। यह जब समाचार पृथ्वीराज को भी पता था। जब विवाह का दिन पास आया तब कन्नौज से वीरचंद कमध्वज अपनी सेना तथा सामंतों के साथ विवाह करने के लिए चल पड़ा। तब पृथ्वीराज भी अपनी प्रेम पिपसा को शांत करने के लिए आगे बढ़ा। बड़े बड़े सामंत सरदार तथा 10,000 सैनिक पृथ्वीराज के साथ थे, क्योंकि इस बार भयानक युद्ध की संभावना। शशि बिरता के माता पिता को जब अपनी पुत्री के दिल का भाव पता चले, तब हालांकि उन सब लोगों ने बहुत समझाया, परंतु शशि बिरता किसी तरह भी वीरचंद से विवाह करने के लिए तैयार नहीं। उसकी यह हालत देखकर देवगिरी के राजा ने अपने मंत्री हमीर से सलाह ली। उसने यही उत्तर दिया कि आप कामध्वज से ही शशि बिरता का विवाह करें, क्योंकि आप टीका भेजकर वचनबद्ध हो चुके हैं। परंतु अपनी पुत्री की ममता के कारण उन्होंने यह बात नहीं मानी और अपने हाथ से एक पत्र लिखकर पृथ्वीराज के पास भेज दिया। उसमें लिखा था कि शशि बिरता शिवालय में रहेगी, आप आकर उसे ले जाए। इस बार जब पृथ्वीराज को यह समाचार का जो है पता चला और तब उन्होंने पत्र पढ़ा, तब वे अपनी सेना का भार नरनाह कना को सौंपकर खुद निढू राय तथा यादव राय बगरी के साथ चुपचाप देवगिरी जाकर नगर में घूमने लगे। शशि बिरता को भी पृथ्वीराज के आने का समाचार मिल चुका था, इसीलिए एक दिन जब घूमते हुए पृथ्वीराज किले के नीचे पहुंचे तो ऊपर से शशि बिरता ने उन्हें देख लिया। दोनों की आंखें चार हुई। सारांश यह है कि शशि बिरता पृथ्वीराज को आया हुआ जानकर अपने पिता की आज्ञा लेकर शिव पूजन करने चल गए। उसके साथ ही कामध्वज की सेना तथा शशि बिरता के पिता की सेना भी थी। पृथ्वीराज ने इस समय चालाकी से काम लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को योगियों के भेष में वीरचंद कामध्वज की सेना में मिल जाने की आज्ञा दी। अस्त्रों को गुप्त तरीके से छिपाते हुए पृथ्वीराज के सैनिक शशि बिरता के पिता तथा वीरचंद की सम्मिलित सेना में जाकर शशि जो है शामिल हुए। इधर पृथ्वीराज भी एक सुंदर घोड़े पर सवार होकर उस मंदिर के पास जा पहुंचे और जैसे ही शशि बिरता पूजन करके बाहर निकले, वैसे ही मंदिर की सीढ़ी पर ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर तेजी से एक और चल पड़े। अब शशि बिरता के कारण भी भयानक खून खराबे का समय आ गया। शशि बिरता को लेकर पृथ्वीराज को भागते देखकर वीरचंद्र की सेना हुंकार कर उठी। कहा तो मंदिर के सामने उसकी सखियों मंगल गीत गा गा कर मंगल ध्वनि कर रही थी और कहा युद्ध के बाजे बज। जयचंद का भतीजा कामध्वज वीरचंद केसरिया बाना पहने शस्त्र बांधे शिव दर्शन को आ रहा। शशि बिरता का इस तरह हरण होते देख वह तलवार निकालकर पृथ्वीराज की ओर झपटा। जैसे ही उसने सुंदर शशि बिरता को पृथ्वीराज से छीन लेना चाहा, वैसे ही पृथ्वीराज के वीर सामंत सैनिक अपनी कपट गुदरी फेंककर शस्त्र चलाने लगे। मंदिर के पास ही मारकाट मच गई। किसी तरह शशि बिरता को साथ लेकर पृथ्वीराज अपनी सेना के पड़ाव में जा पहुंचे। अब लगातार युद्ध होने लगा। बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस बार कनआ की आंखों की पट्टी भी खोल दी गई। हालांकि उस समय राजा भान ने शशि बिरता के प्रेम के कारण
पृथ्वीराज को पत्र लिखा था, परंतु अब आत्मरक्षा और सम्मान बचाने के लिए वह भी कामध्वज के साथ हो गया। शाम होने वाली थी, परंतु सैनिकों को आराम नहीं था और युद्ध हो रहा था। इसी युद्ध में शशिवीरता का भाई मारा गया। राजा भान ने पृथ्वीराज से हार मानकर अपनी सेना लौटा ली, परंतु कामध्वज ने हार नहीं मानी। दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू, और युद्ध में कामध्वज वीर का थी खोज खवास मारा गया। उसकी मृत्यु से कामध्वज को बहुत दुख हुआ, साथ ही साथ डर भी उत्पन्न। इसलिए वह सामंतों के साथ इस बारे में विचार करने लगा कि अब क्या करना उचित है। उसके सामंतों ने इस बार युद्ध का घोर विरोध किया और कहा कि एक स्त्री के लिए हजारों मनुष्यों को बलिदान देना उचित नहीं है, इसीलिए जैसे भी हो इस लड़ाई को खत्म कर देना ही उचित है। कामधुज ने अपने मंत्रियों की यह सलाह मान ली और उसी समय अपनी सेना को लौटने की आज्ञा दी। इधर वीरचंद कामधुज ने यह सोच कर से अपनी सेना लौटाई। उधर पृथ्वीराज के सैनिक तथा सामंतों ने समझा कि कामधुज की सेना हार कर पीछे हट रही है और उसकी सेना की ताकत कम। यह सोचकर पृथ्वीराज की ओर से तेजी से आक्रमण किया गया। वास्तव में कामध्वज की सेना किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं हुई थी, इसीलिए पृथ्वीराज की सेना को आक्रमण करते देखकर कामध्वज के सिपाही अपने स्थान पर जा डट गए और फिर भयानक युद्ध होने लगा। निधु राय ने अपने मालिक की ओर से घोर युद्ध किया। शाम के समय उसका पराक्रम और वीरता देखकर कामध्वज की सेना में हलचल मच गई तथा उसके 9 मुखिया तथा सेनापति मारे गए। वीरचंद के पिता के मस्तक पर हमेशा चांदी का छत्र लगा रहता था। चंद्रपुरीर ने एक ऐसा बाण मारा कि वह छत्र कटकर दूर जा गिरा। छत्र के कटते ही सारी सेना में भयानक कोलाहल मच गया और कामध्वज खुद भी बहुत डर गया। इस समय शाम हो चुकी थी, इसीलिए युद्ध बंद हो गया। कामध्वज अपने मंत्रियों से इस युद्ध के बारे में सलाह करने बैठा तथा पृथ्वीराज अपने मंत्रियों से। इस बार पृथ्वीराज के मंत्रियों ने कहा कि आप शशिवीरता को लेकर दिल्ली चले जाइए, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। परंतु पृथ्वीराज ने यह बात नहीं मानी और कहा कि आप लोग को मुसीबत में छोड़कर दिल्ली जाकर खुशी मनाना चाहते हैं, ऐसा नीच काम मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए लाचार होकर सबको चुप रह जाना। दूसरे दिन सुबह होते ही फिर से युद्ध के बाजे बजने लगे। आज पृथ्वीराज की ओर से निम्टोराय सेनापति नियुक्त हुए। दोनों ओर की सेना अपनी अपनी जगह पर जाकर डट गई। भयानक युद्ध हुआ, परंतु आज के युद्ध में पृथ्वीराज की जीत। निधुराय की वीरता ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। वीरचंद्र कामधुज पकड़ लिया गया, परंतु पृथ्वीराज ने तुरंत ही उसे छोड़ देने की आज्ञा दी और कहा कि अपना काम हो गया, अब उसे पकड़ने से क्या लाभ। इस तरह हजारों मनुष्यों का बलिदान देकर पृथ्वीराज ने सुंदरी शशिवीरता को अपने गले का हार बनाया और उसे साथ लेकर दिल्ली जा। इधर पृथ्वीराज दिल्ली गए, उधर वीरचंद ने पृथ्वीराज से हार का बदला राजा भान से लेना चाहा। उसने देवगिरी के किले को चारों ओर से घेर लिया तथा कुछ और सेना भेजने का अनुरोध करते हुए सारे समाचार जयचंद को लिख भेजे। जब राजा भान ने खुद को घिरा हुआ पाया, तब उसने भी पृथ्वीराज को लिखा कि आपके कारण ही मैं मुसीबत में फंसा हूँ, इसीलिए आप ही इस समय रक्षा। उस समय वीरचंद्र का पत्र लेकर दूत दूत कन्नौज गया। पत्र के अलावा उसने सारे समाचार जयचंद्र को सुनाया। जयचंद बहुत क्रोधित हुआ। एक तो दिल्ली का राज सिंहासन नहीं मिलने के कारण वो पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता ही था, दूसरे इस काम ने उस ईर्ष्या को और बढ़ा दिया। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाकर इस बारे में सलाह ली और यह आज्ञा दी कि सारे अधीनस्थ राजा तथा राज सामंतों को अपनी अपनी सेना के साथ तुरंत आने के लिए पत्र लिख दिया जाए। मैं पृथ्वीराज चौहान तथा देवगिरी के राजा का घमंड तोड़कर राजसूय यज्ञ करूंगा।
दूसरे दिन सुबह से ही कन्नौज में सेना इकट्ठी होने लगी। कुछ दिन चढ़ने पर राजा जयचंद भी अपनी सेना में आकर शामिल हो। क्षमा कीजिएगा। उनकी सेना ध्वज एक बड़े पेड़ के समान आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे पीछे सब वीर योद्धा आगे। इसी समय नरवर के राजा का छोटा भाई अमर सिंह तथा गिर्ग का महाबलशाली पंगुराय भी अपनी अपनी सेना सहित उनसे आकर मिल गए। इस तरह एक बहुत बड़ी सेना देवगिरी के राजा भान राय तथा पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए चल। जब राजा भान का भेजा हुआ दूत दिल्ली में पृथ्वीराज के पास पहुंचा, तब पृथ्वीराज ने अपना वे राजा भान की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा और चित्तौड़ के राजा समर सिंह को एक पत्र लिखा। इस समय आपकी सहायता की जरूरत करनी चाहिए। इस समय आपकी सहायता जरूर करनी चाहिए। रावल समर सिंह ने पृथ्वीराज की यह प्रार्थना खुशी खुशी स्वीकार कर ली। रावल समर सिंह जी को यह समाचार पहले ही मिल चुका था कि यवन सेना फिर से भारत पर आक्रमण करना चाहती। इसलिए उन्होंने पत्र में पृथ्वीराज को दिल्ली न छोड़ने की सलाह देते हुए लिखा कि आप कुछ सामंत मेरे साथ भेज दें, हम लोग देवगिरी का प्रबंध कर लेंगे, आप उधर अपने साम्राज्य की रक्षा में लगे रहें। पृथ्वीराज ने समर सिंह जी की सलाह मान ली। उन्होंने अपने सामंत चामुंडराय तथा जेत सिंह को समर सिंह जी की सहायता के लिए भेज दिया। इधर रावल समर सिंह जी अपने भाई अमर सिंह सेना के साथ देवगिरी की रक्षा के लिए भेज दिया। जयचंद का भतीजा वीरचंद अब तक देवगिरी को घेरे हुए पड़ा था, परंतु कुछ नहीं कर सका था। चामुंड राय ने वहां जाकर रात के समय उस सेना पर आक्रमण कर दिया। एक तो वर्षा की अंधेरी रात, उस पर पानी के बरसने के कारण वीरचंद की सेना पहले से ही विचलित हो रही थी। अब वर्षा के साथ तीरों की वर्षा होते देखकर वह सेना और भी घबरा गई, परंतु इतना सब होने पर भी उस सेना ने लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ा। दोनों दलों में भयानक लड़ाई होने लगी। अभी यह युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि एकाएक रावल समर सिंह की सेना लिए उनका भाई अमर सिंह भी वीरचंद की सेना पर टूट पड़ा। इस समय बहुत भीषण युद्ध हुआ। जयचंद को भी दूत द्वारा इसका समाचार लगातार मिल रहा था। वीरचंद की सेना की दुर्दशा होने का समाचार सुनकर वह और भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ लड़ाई के मैदान में जा। उसकी इच्छा थी कि वहां पहुंचते ही एकाएक धावा बोलकर चढ़ी सवारी से ही देवगिरी का किला अपने अधिकार में कर ले। परंतु जब उसने वहां जाकर देखा कि वह किला बहुत लंबा चौड़ा तथा खाई से घिरा है, तब उसने लाचार होकर पड़ाव डालना पड़ा। जयचंद बहुत कूटनीतिक था। उसने राजनीतिक चालों द्वारा वहां के रक्षकों को घूस देकर अपने पक्ष में मिलाना चाहा, परंतु इस काम में वह सफल नहीं हो सका। तब वह दूसरे ढंग की चालें चलने लगा। उसने किले में सुरंग लगाने की आज्ञा दी, परंतु किले की खाई इतनी गहरी थी कि उसकी यह कोशिश भी असफल हो गई। जब उसके साम दाम दंड तीनों शस्त्र असफल हो गए, तब उसने भेद नामक चौथे राजनीति शास्त्र का प्रयोग किया और अपने चतुरचर कृति नामक भट्ट को राजा भान के पास भेजकर संधि का प्रस्ताव इस शर्त पर दिया कि हम दोनों मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करके पृथ्वीराज से अपना बदला लें। हालांकि कीर्तिपाल ने ये बातें राजा भान से एकांत में कही थी, फिर भी राजा भान ने इस बारे में अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने यही उत्तर दिया कि साम सिंह आग स्नेहीन संबंधी तथा शत्रु की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मित्रगण, आज का जो है चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। और
पृथ्वीराज चौहान जी के जीवनी के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको इस पृथ्वीराज जी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली और हमें भी मिली। और आप हमारे इस वीडियो को अगर आप पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए प्रोत्साहन होगा। तो आइए आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।